बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन जो है इसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का। और इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कौन सा टॉपिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 5। इसी टॉपिक के जो पिछले 4 पार्ट बने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको समझने में। एक से ज़्यादा दफ़ा भी देखना पड़ा होगा, बार बार बैक करके भी देखना पड़ा होगा, लेक्चर को बाकायदा आपने नोट भी किया होगा। उसके बावजूद भी आप डिस्टर्ब होंगे, मैं समझ सकता हूँ। बायो का इशू ये है कि इसमें टर्म्स या नेम्स जो होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, दूसरा ये कि इनके अंदर जो है वो मिलते जुलते काफ़ी नाम होते हैं। तो ये जो आज की मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने इसीलिए बना रहा हूँ कि ये पेज नंबर आपकी बुक का पेज नंबर जो है, बुक खोल लीजिए, बुक लाजमी होनी चाहिए आपके पास या PDF। पेज नंबर 91 से लेके 92 पेज तक जितनी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनको देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, इसको देख लें। ये नसीहत मेरी याद रख लें, जब तक आपको बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। डेफिनेशंस जब तक नहीं आएंगी, जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अगर मैं ओव्यूल बोल रहा हूँ तो आपको ओव्यूल क्लियरली पता होना चाहिए कि ओव्यूल क्या होता है, कहाँ होता है। अगर मैं आपको पॉलन ग्रेन बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर ओवरी बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। स्टेमन बोल रहा हूँ, कार्पेल बोल रहा हूँ, कैलिक्स बोल रहा हूँ, करोला बोल रहा हूँ, ये सारे जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूँ, इनका आपको पता होना चाहिए ये हैं क्या। जैसे अगर मैं इसका पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बोलते हैं सर ये मार्कर है। आप तीसरी बात नहीं करते, इसका काम क्या है आपको ये भी पता है। ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की तरफ चल लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है पहला जिसको हम देखेंगे इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आगे हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है, और इसी फर्टिलाइजेशन टॉपिक के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन है, ये क्या होता है। वैसे मैं ये डबल फर्टिलाइजेशन पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड का स्ट्रक्चर जो है वो आगे अलग टॉपिक है, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, इन सब का आपको, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए
कि ये हैं क्या। अच्छा, ये तो वो चीज़ें, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कि जिनकी डेफिनेशन मैं साथ साथ लिखता चला जाऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आपका कैलिबर नहीं है 9 मैट्रिक का। आप कॉलेज में जाएंगे तब जाके उसके ऊपर आप तफसील से पढ़ेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि पेज नंबर 91 से बच्चे जब रीडिंग करना शुरू करेंगे ना, पेज नंबर 92 तक आएंगे तो ये नाम इनके सामने आएंगे। तो ये जब नाम इनके सामने आएंगे तो इनके जहन में क्वेश्चन भी आएगा कि ये है क्या। ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ। स्पोरोफाइट, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम अभी। गैमेटोफाइट, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम अभी। और इसी में फिर आगे आप देखेंगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इनको डिस्कस नहीं करेंगे हम। आगे एक और नाम आएगा माइक्रोस्पोरोफिल, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। मेगा स्पोरोफिल, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। माइक्रो और मेगा वर्ड जब भी आ जाए, पहले भी बताया था, समझ जाइए। माइक्रो वर्ड जब आए ये मेल की बात हो रही है, मेगा वर्ड जब भी आए ये फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेगा स्पोरेंजियम, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं इस लेवल के ऊपर अभी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मैं अगर इनको डिस्कस करने बैठ गया ना तो फिर बात बहुत तवील हो जाएगी, ठीक है। फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, इसलिए इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कॉलेज की बायोलॉजी जो है जब उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक्स आएंगे दोबारा, तब तफसील से इन पे बात की जाएगी, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पहला टॉपिक है। स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बॉडी या उसकी शेप। जब भी ये वर्ड आता है ना तो आप समझ जाइए बॉडी और शेप और उसके पार्ट्स की बात की जा रही है। स्ट्रक्चर वर्ड का बजाते खुद ये मतलब है। स्ट्रक्चर वर्ड का क्या मतलब है? किसी चीज़ की बॉडी, शेप या उसके अंदरूनी आज़ा, उसके पार्ट्स जिनसे मिल के वो चीज़ बनी है। तो स्ट्रक्चर वर्ड जब भी आए तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पहली बात इसकी लोकेशन, ये ओव्यूल होता कहाँ पर है? विद इन ओवरी, आपको पता होना चाहिए। विद इन ओवरी। ओवरी जो है ये क्या है? ये पार्ट ऑफ कार्पेल है। देखें छोटी छोटी डेफिनेशन आ रही है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखते रहिए। पार्ट ऑफ कार्पेल, ये क्या है? कार्पेल क्या है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कहाँ पर होता है? फ्लावर में होता है। तो फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट होता है जिसका ये पार्ट है? उसको हम कहते हैं गाइनोइशियम। देख रहे हैं पूरी तरतीब बन रही है। फ्लावर, फ्लावर के अंदर गाइनोइशियम, गाइनोइशियम के अंदर कार्पेल, कार्पेल का जो ओवरी पार्ट है उसके अंदर जो है ये ओव्यूल मौजूद होते हैं। ये पिक्चर भी बना देता हूं मैं। ये रहे ओव्यूल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ये ओवरी कहलाती है। ये जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इसको हम ओवरी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरी के अंदर जो है वो
एक ही ओव्यूल होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। बहरहाल यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है। अब दो मिसालें देके आपको समझा देता हूँ। गावा या जैतून जिसको कहते हैं, जिसको अमरूद कहा जाता है, सिंधी में तो जैतून कहते हैं, उर्दू में इसको अमरूद कहते हैं और इंग्लिश में इसको गावा कहते हैं। तो इस अमरूद के अंदर आप देख लीजिए आपको कितने सारे सीड मिलते हैं। आपको सबको इत्तेफाक हुआ होगा ये अमरूद या गावा या जैतून खाने का, इसके अंदर देखें कितने सारे सीड होते हैं। तो इतने सारे सीड जो बने हैं इसके अंदर, वो इतने सारे ओव्यूल्स से बने हैं। क्लियर हो गई बात? जितने सीड हैं उतने ही ओव्यूल्स थे कभी। ठीक है, अब दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं मैंगो की। मैंगो को आप देख लीजिए, तो मैंगो जो है उसके अंदर आपको एक ही बड़ा सा सीड नज़र आता है, एक ही सीड नज़र आता है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगो के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल था, उसी एक ही ओव्यूल से एक ही सीड जो है वो बन गया। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर मैंने तो 5-6 ओव्यूल बनाए हैं। अब इसके स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स की तरफ चल लें। हो गई इसकी लोकेशन। अब इसके पार्ट्स की तरफ चल लें। दूसरा पॉइंट, इसके पार्ट्स, इसके हिस्सों के क्या नाम हैं? ओव्यूल के हिस्सों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपकी बॉडी पे स्किन है, जैसे सेल के गिर्द स्किन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह जो है अंडा है उसके गिर्द छिलका होता है, उसका शेल होता है। तो आप नोट करेंगे जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, सबको कवरिंग में रखा हुआ है। जैसे टॉफ़ी है, टॉफ़ी के ऊपर रैपर होता है, बिल्कुल इसी तरह ये इंटेग्यूमेंट्स क्या हैं? रैपर हैं। जिस तरह टॉफ़ी के ऊपर जो है वो रैपर होता है, तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो रैपर हैं। कितने रैपर हैं? ये 2 रैपर्स हैं। या आप इसको रैपर्स कह लें, या स्किन कह लें, या कवरिंग्स कह लें। ठीक है, या कवरिंग्स कह लें। अच्छा, जब इस ऑब्वियस सी बात है रैपर होता है या स्किन होती है या कवरिंग होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर होती है। कवरिंग जो होती है आपकी प्लास्टिक, आपकी नोटबुक के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है वो कॉपी के अंदर थोड़ी ना होता, कॉपी के बाहर ही होता है ना। तो बिल्कुल ये जो 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं या ये 2 रैपर हैं, ये आपको ओव्यूल के बाहर मिलेंगे। ठीक है, ये ओव्यूल का आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है। ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं 2 हैं, और एक बाहर वाले को कहा जाता है आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और उसके बाद अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है भाई, ये पिक्चर भी मैं इसके बना रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए। ये है इसकी आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, इसी के अंदर इनर भी बना रहा हूं। ठीक है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स, दोनों रैपर, दोनों स्किन जो हैं वो ओव्यूल के वो थोड़े से मोटे हैं। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, और ये दूसरा वाला हो गया। क्लियर हो गई बात? ये आउटर इंटेग्यूमेंट और ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट, इसके अंदर जो है वो ओव्यूल का बाकी हिस्सा है।
अब जो चीज़ आएगी इसके अंदर उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, तीसरे नंबर पे। एम्ब्रियो सैक, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, ये एम्ब्रियो सैक नहीं है, बल्कि एम्ब्रियो सैक इसके अंदर है। ये मैं बना रहा हूँ, ये एम्ब्रियो सैक बना रहा हूँ। अब है ये एम्ब्रियो सैक। तो अगर बाहर से अंदर की तरतीब की तरफ चलें तो पहले आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं न्यूसीलस। न्यूसीलस, इस न्यूसीलस के अंदर ये बीच में जो है ये असल में एम्ब्रियो सैक है। तो तीसरा नंबर हम न्यूसीलस को देंगे और चौथा नंबर देंगे एम्ब्रियो सैक को, ये बीच में जो मौजूद है। क्लियर हो गई बात? आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद न्यूसीलस, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास एम्ब्रियो सैक। ये सैक वर्ड जहाँ भी आए ना तो इसका आसान सा मतलब होता है पाउच। पाउच कहते हैं हम थैली को। आपको पता है पाउच ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो अंदर से खाली हो, ताकि आप उसमें कुछ रख सकें। अगर इसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक, तो ये क्या होगा फिर? ये एक ऐसा पाउच होगा जिसमें क्या होना चाहिए? एम्ब्रियो होना चाहिए। इसमें एम्ब्रियो आएगा, लेकिन कैसे आएगा अभी नहीं, इसकी तफसीलात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी तो हम इसके अंदर जो चीज़ें देखेंगे वो 3 सेल देखेंगे। ये रहे टॉप पे अपने अपने न्यूक्लियस के साथ। इनको क्या कहा जाता है? एंटीपोडल्स। इनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल्स। ये मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि स्पेस थोड़ी बने। और नीचे फिर 2 सेल और हैं, इनको साइनर्जिड्स कहा जाता है, और इन्हीं के बीच में ओव्यूम होता है। ठीक है, लेफ्ट और दूसरी साइड वाला ये पहला, और ये क्या है? ये साइनर्जिड्स हैं, और इनके बीच में ये ओव्यूम है। यहाँ पर एक और सेल मौजूद होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। इनकी तफसीलात मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जो 3 सेल हैं इनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल्स। नोट्स में डाल लें, 3 एंटीपोडल्स हो गए। ये बीच में जो है ये वाला, इसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है भाई। और ये फर्स्ट और ये थर्ड वाला जो है ये हमारे पास क्या है? साइनर्जिड्स। 2 साइनर्जिड्स हैं, और इनके बीच में ये जो है ये रहा, ये क्या है? ये ओव्यूम है। इस पोर्शन को हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, मतलब ऐसा पाउच जिसमें एम्ब्रियो मौजूद हो। और एम्ब्रियो आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी, लिखवाई थी, दोबारा नोट कर लीजिए। एम्ब्रियो कहा जाता है इमैच्योर बेबी को। इमैच्योर बेबी, ऐसी बेबी जो कि अभी तकमील के मराहिल में हो, जो अभी बन रही हो, जो अभी छोटी सी हो। आप उसको कंप्लीट बेबी भी नहीं कह सकते, और आप उसको जायगोट भी नहीं कह सकते, वो यूनाइटेड सेल। ठीक है। तो यहाँ पर जो ओव्यूम है अभी, इसके पास स्पर्म आएगा, और जब ये ओव्यूम और स्पर्म यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा ओव्यूम, इसका ये रहा न्यूक्लियस। दूसरा न्यूक्लियस जब इसके पास आएगा स्पर्म का, ये दोनों मिलेंगे। अब ये यूनाइटेड सेल पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? जायगोट। ये क्या कहलाएगा? यूनाइटेड सेल पूरा का पूरा जायगोट। और ये कहाँ बनेगा? ये यहीं बनेगा, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर। यही जायगोट जो है, इसमें आगे सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। ये यूनाइटेड सेल जो जायगोट है, इसी से 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 6, 8, और बढ़ते बढ़ते
इतने सेल्स बन जाएंगे कि उनसे एक छोटा सा एम्ब्रियो बन जाएगा, जायगोट से एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो किस जगह पे मौजूद होगा? इसी जगह पे मौजूद होगा। और वो एम्ब्रियो किससे बनेगा? इसी ओव्यूम से बनेगा। जब इस ओव्यूम के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस आके मिल जाएगा, अभी इस ओव्यूम के अंदर एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, मैं एक न्यूक्लियस और बना रहा हूं, ये रहा, 2 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर हो गई बात? इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो भी बनेगा, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो एंडोस्पर्म भी बनेगा। और ये एंटीपोडल्स और साइनर्जिड्स, ये जो सेल हैं, इनका काम क्या है? इनका काम अभी आपको नहीं बताया जाएगा, हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे कि ये एंटीपोडल्स जो हैं और नीचे जो साइनर्जिड्स हैं, इनके क्या काम हैं। ओव्यूम का तो मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म का न्यूक्लियस जब इससे मिलेगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है या सेकेंडरी सेल जो है, इससे क्या बनेगा बाद में? इससे बाद में जाके इसमें भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। ये एक जो सेकेंडरी सेल है या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसमें भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। ये भी एक सेल से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और इनकी तादाद भी बढ़ती रहेगी। इतनी तादाद बढ़ जाएगी कि ये फाइनली जाके ये सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये खाना होता है, फूड होता है। किसका? एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो बनेगा, जो इमेच्योर बेबी होगी, छोटी सी, छोटा सा प्लांट होगा इस सीड के अंदर, ये उसका खाना होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का साइज बड़ा होता है और इस एंडोस्पर्म के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है। इसकी पिक्चर बना दूं, यहां देखें, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है? एंडोस्पर्म है और इसके अंदर ये छोटा सा एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये काम होगा कब? ये सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस में सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा कब? कब ये सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बनेगा? ये होगा कब? ये जब होगा जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ आ जाएगा। आपको पिछली वीडियो में याद होगा, मैंने कहा था कि 2 स्पर्म्स के न्यूक्लियस आते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं स्पर्म के, 2 न्यूक्लियस होते हैं। किसके? 2 स्पर्म्स के। एक स्पर्म से एक न्यूक्लियस आता है, दूसरे स्पर्म से दूसरा न्यूक्लियस आता है। एक न्यूक्लियस एक स्पर्म का आ जाता है ओव्यूम के पास और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे स्पर्म का किस में आ जाता है? यहाँ आ जाता है, इस सेकेंडरी सेल के अंदर, जिसमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस हैं। ये बात मत भूलिएगा, ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस हैं। ये तीसरा न्यूक्लियस ये आ गया। ये तीसरा न्यूक्लियस थोड़ा सा मोटा करके मैंने बना दिया। ये तीसरा न्यूक्लियस किसका है? दूसरे वाले स्पर्म का। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां से आगे जरा समझ लीजिएगा। जब ये काम हो जाएगा तो अब इसको हम नाम क्या देंगे? हम इसको नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन का। अब इसके साथ एक डेफिनेशन और सुन लीजिए आप फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन, द मीटिंग और यूनियन। यूनियन मतलब मिलना, मीटिंग का मतलब भी मिलना होता है। द मीटिंग और यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम टू फॉर्म जायगोट। बस यहां तक करें। द मीटिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम, स्पर्म और ओव्यूम का मिलना। तो यहां पर भी स्पर्म एंड ओव्यूम मिले हैं आपस में, ये भी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। अब यहां पे थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मेरी एक बात को ज़रा समझ लीजिए।
अगर ये बात आपने नहीं समझी तो आप यकीन करें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात करूँगा तब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस बात को पहले ज़रा समझ लीजिएगा, सेक्स सेल्स और सोमेटिक सेल्स का फ़र्क क्या होता है। सोमेटिक सेल्स वो होते हैं, अगर हम इंसानों की मिसाल लें, जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स सेल्स या गैमेट्स जिनकी दो टाइप्स हैं, स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स, इनमें ये वो सेल्स हैं जिनमें 23 + 23 की पोजीशन होती है। यानी कि एक स्पर्म के अंदर अगर आप देखेंगे उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स 23 हैं। एक ओव्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स की तादाद तो उसमें भी 23 है। तो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि इस जगह पर, इस सेकेंडरी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, दूसरा भी न्यूक्लियस है, तीसरा भी न्यूक्लियस है। ये पहला जो न्यूक्लियस है इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 23 हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 23 हैं। ये तीसरा न्यूक्लियस जो स्पर्म का आया है इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 23 हैं। मतलब तीन न्यूक्लियस हैं तो 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम। बात समझ आ रही है आपको? अब आप इसको देख लें, ये जो ओव्यूम है, ओव्यूम में पहले एक न्यूक्लियस था तो 23 क्रोमोसोम्स थे। फिर जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसके पास आया उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम्स इसके अंदर जब स्पर्म का न्यूक्लियस मिल गया और ये जायगोट बन गया तो हम जायगोट में कह सकते हैं कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस सेकेंडरी सेल के अंदर इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? आप ज़रा, अब तीन न्यूक्लियस हैं तो काउंट कर लें, 23, 23, 23। और अगर सिर्फ एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस, तो उसमें कितने होंगे? जैसे कि स्पर्म को ले लें, एक स्पर्म को अगर आप ले लें तो इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस है तो उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 23 हैं। स्पर्म के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 23 हैं। ये कहलाएगा हैप्लॉइड। इन टर्म्स को समझना बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार इसीलिए इन टर्म्स को बार बार बता रहा हूँ। कुछ बच्चे तो पक भी गए होंगे कि सर आप इतनी दफ़ा इनको क्यों बता रहे हैं? भाई समझ लीजिए, इतनी दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी बेहद अहमियत है। आप नहीं जानते, आप आगे जाके जो है ना वो टीचर की शक्ल देख रहे होंगे कि वो बोल क्या रहा है। अगर आपने इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को जहन में न रखा तो इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर नमाज के बारे में कितनी दफ़ा बताया? 700 से ज़्यादा दफ़ा बताया। बोला है ना अल्लाह ताला ने, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कितनी दफ़ा बोला है? 700 से ज़्यादा दफ़ा कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने बोला है नमाज पढ़ो। क्योंकि आपने नमाज ना पढ़ी तो आपकी तबाही है। तभी तो अल्लाह ताला इतनी दफ़ा बोल रहे हैं, 700 से ज़्यादा दफ़ा बोला है ना। बात समझ रहे हैं? तो जिस चीज़ की अहमियत है इसीलिए उसको बार बार बोला जाता है। सुन लीजिए, तो ये जो हमारे पास स्पर्म है इसमें एक ही न्यूक्लियस है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये स्पर्म हैप्लॉइड कहलाएगा और इसको सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एन से। ये जो जायगोट है, स्पर्म और ओव्यूम मिलके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं ना, यूनाइटेड सेल। ये जो जायगोट है, अब इसमें दो न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस स्पर्म का है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। दूसरा न्यूक्लियस ओव्यूम का है, उसमें भी 2 क्रोमोसोम, उसमें भी 23 क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो जायगोट में 23 + 23 = 46। ये कहलाएगा क्या? इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। जायगोट को हम कहेंगे क्या? कि जायगोट क्या है? ये डिप्लॉइड है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स और ओव्यूम के 23 क्रोमोसोम्स हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 2n से।
2n, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? हैप्लॉइड भी क्लियर हो गया, डिप्लॉइड भी क्लियर हो गया, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गई, कैपिटल N, और डिप्लॉइड के लिए 2n। अब ज़रा इस पे सेकेंडरी न्यूक्लियस पे आ जाइए, सेकेंडरी सेल पे आ जाइए। इसमें पहले कितने न्यूक्लियस थे? 2। फिर बाद में कितने न्यूक्लियस हुए? 3। जो 2 न्यूक्लियस थे उसमें से एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे? 23। दूसरा जो न्यूक्लियस है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। तीसरा जो न्यूक्लियस स्पर्म का आया है उसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 23। 23 प्लस 23 प्लस 23, एक n ये हो गया, दूसरा n ये हो गया, तीसरा n ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 3n। 3n। इसको क्या कहेंगे? 3n। इसको क्या कहेंगे? 2n। और अकेले स्पर्म या ओव्यूम को क्या कहेंगे? n। रिप्रेजेंटेशन इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और अगर इनका नाम लेंगे तो अकेले स्पर्म को आप क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। अकेले ओव्यूम को आप क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। और जब ये ओव्यूम और स्पर्म मिल के जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट को आप क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। और ये जो सेकेंडरी सेल है इसको आप क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। और जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ आके 3 न्यूक्लियस यहां बन जाएंगे, अब ये क्या कहलाएगा? अब ये ट्रिप्लॉइड कहलाएगा। यहां लिख रहा हूं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। क्लियर हो गई? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन के अंदर लिखा हुआ द मीटिंग ऑफ द मीटिंग और यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम। स्पर्म एंड ओव्यूम का आपस में मिलना। अब आपके जहन में फौरन ये बात आएगी कि फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ तो क्लियर है सर, क्योंकि ये ओव्यूम है और स्पर्म आके इसके साथ मिल गया और जाइगोट बन गया, तो यहाँ तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ रही है। आप यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, तभी तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई है। तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन में हम यही बताते हैं बच्चों को, यही डेफिनेशन लिखी होती है स्पर्म एंड ओव्यूम की। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझ लीजिएगा कि स्पर्म के अंदर भी आधे क्रोमोसोम होते हैं और ओव्यूम के अंदर भी आधे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो जब पूरे क्रोमोसोम हो रहे हों, आधे और आधे का मिलन हो रहा हो, अब मैं स्पर्म एंड ओव्यूम की बात नहीं करता, अब मैं यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ। द मीटिंग और यूनियन ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, ये मिसाल दे के अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये बस जहन में रखिएगा। स्पर्म की जगह भी 23 लिख दिया, ओव्यूम की जगह भी 23 लिख दिया, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई किसकी? इसकी, जाइगोट की। अब अगर इसकी फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यहां पर क्योंकि 23 प्लस 23 प्लस 23 है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इस फर्टिलाइजेशन को मैं कहूंगा द मीटिंग और यूनियन ऑफ 23 एंड 23 एंड 23। 23 23 23, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हैं। अब मैंने स्पर्म एंड ओव्यूम का वर्ड ही हटा दिया, स्पर्म एंड ओव्यूम का वर्ड ही हटा दिया। अब क्लियर है फर्टिलाइजेशन? ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन यहां हो गई जहां 23 और 23 का मिलन हुआ, जाइगोट बना। दूसरी फर्टिलाइजेशन यहां हुई जहां 23 प्लस 23 का मिलन हुआ, ये भी फर्टिलाइजेशन हुई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्या बोलेंगे? नई डेफिनेशन के मुताबिक फर्टिलाइजेशन की, जो मेरी खुद की बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, कि यहां भी फर्टिलाइजेशन हुई, यहां भी फर्टिलाइजेशन हुई, तो फिर अब कलेक्टिवली आप इसको क्या बोलेंगे? 2 फर्टिलाइजेशन हुई है ना, तो इनको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात? तो फर्टिलाइजेशन भी क्लियर, डबल फर्टिलाइजेशन भी क्लियर, ओव्यूल की लोकेशन भी क्लियर, कहां पर मौजूद है? ओवरी में। और इंटेग्यूमेंट्स भी क्लियर, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके बाद जो है न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर
7 सेल मौजूद हैं, 3 सेल ये जिनको एंटीपोडल्स कहा जाता है, 2 सेल नीचे आ रहे हैं जिनको साइनर्जिड्स कहा जाता है, इन्हीं के बीच में ओव्यूम मौजूद है और इस एम्ब्रियो सैक के बीच में ये सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद है। 7 सेल यहाँ पर आ गए और इस तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का सिस्टम तमाम हुआ। लेकिन देखा आपने कि स्ट्रक्चर और ओव्यूल के साथ आपको कितनी डेफिनेशंस, कितनी चीज़ें सीखने को मिली। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पर एक और भी 2 पार्ट अभी और भी हैं जो ओव्यूल के रह गए हैं, वो भी साथ ही बता देता हूँ आपको। एक तो चलाजा है, ये भी चलाजा और फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल असल में स्टॉक है। स्टॉक का मतलब है डंडी, वो डंडी जिससे ओव्यूल ओवरी वॉल से, यानी कि ओवरी की वॉल से अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने तो पहले ऐसे बनाए थे ना ओव्यूल, अब ऐसे नहीं बनाता। यहाँ पर जो है ना वो मैं एक बड़ा सा ओव्यूल बना देता हूँ, जैसे मैंगो के अंदर होता है, ये बड़ा सा ओव्यूल है। ठीक है, और यहाँ से ये स्टॉक निकला हुआ है, या इसको यहाँ नहीं बनाता, स्टॉक यहाँ बना देता हूँ। ये जो स्टॉक है, ये जो डंडी है, और ये क्या है ऊपर, ये ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है इस डंडी से, इसको स्टॉक कहते हैं। और इसका एग्जैक्ट जो नाम है वो फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? फ्यूनिकल कहते हैं। और ये जो ओवरी है, इसकी ये जो वॉल है, ठीक है, तो इसको ये अंदर इंटरनल वॉल कहलाती है, ये अंदर वाली, और ये एक्सटर्नल वॉल है। ठीक है, हर चीज़ के 2 पोर्शन होते हैं ना, एक बाहर वाला हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है। तो बाहर वाला हिस्सा इस ओवरी वॉल का आउटर वॉल कहलाएगा, अंदर वाला हिस्सा जो है वो इनर वॉल कहलाएगा। तो इनर वॉल के साथ ये फ्यूनिकल जो है वो उसकी मदद से ओव्यूल अटैच हुआ है ओवरी के साथ। ये रहा ओव्यूल। चलाजा क्या है? ये टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में चलाजा क्या है? ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के बाद आपको अभी मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद न्यूसिलस है, और बीच में फिर क्या आ जाता है हमारे पास? एम्ब्रियो सैक आ जाता है। एम्ब्रियो सैक से बाहर जाएं न्यूसिलस, न्यूसिलस से बाहर जाएं इनर इंटेग्यूमेंट, उससे बाहर जाएं आउटर इंटेग्यूमेंट। उसके अलावा बहुत जितना पोर्शन बचता है वहाँ पर जितने टिश्यूज़ मौजूद हैं उन सबको क्या कहा जाता है? उनको चलाजा कहा जाता है कलेक्टिवली, क्योंकि और भी सराउंडिंग में और बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद हैं इसके, ठीक है, इसके ओव्यूल के, तो कलेक्टिवली उनको चलाजा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। जिस तरह अभी हमने ओव्यूल के देखा कि इसकी 2 रैपिंग्स हैं, 2 रैपर्स हैं, 2 कवरिंग्स हैं या 2 स्किन्स हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है इसके भी 2 कवरिंग्स हैं, 2 रैपर्स हैं। ये आउटर वाला है और ये इनर वाला है। इसके अंदर फिर आपको जो है वो क्या मिलेगा? ये एक छोटा सेल मिलेगा और ये पूरा का पूरा बड़ा सेल है, इसका न्यूक्लियस ये रहा। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। इसको हम क्या कहते हैं? इंटाइन। अब आपसे कोई पूछता है एक्साइन क्या है, आप बोल सकते हैं आउटर वॉल, आउटर कवरिंग, आउटर स्किन, आउटर रैपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। और इंटाइन कोई पूछता है इंटाइन क्या है, तो आप बोलेंगे इनर रैपिंग, इनर कवरिंग, इनर स्किन ऑफ पॉलन ग्रेन, इंटाइन का है। एक्साइन आउटर हार्ड कवरिंग, ये हार्ड होती है,
हार्ड कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑफ पॉलन ग्रेन। इंटाइन क्या है? इनर सॉफ्ट कवरिंग, इनर सॉफ्ट कवरिंग। ये बात याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें जो कि एटमॉस्फेयर को फेस करती हैं, हमारे माहौल को फेस करती हैं, बाहर के टेम्परेचर को फेस करती हैं, अल्लाह ताला ने उन सब की कवरिंग को जो है हार्ड रखा है, सख्त रखा है। जैसे कि सीड है, बीज है, आप उसकी कवरिंग को देखें, उसकी स्किन को देखें, सीड कोड को देखें, वो सख्त होता है ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है ये सीड जो है वो बर्दाश्त कर सके। क्योंकि इस सीड के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर छोटा सा प्लांट मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो कह रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये छोटा सेल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जेनरेटिव सेल कहते हैं, जेनरेटिव सेल। और ये बड़ा वाला सेल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जो है हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक और भी नाम है इसका, वेजिटेटिव सेल, और एक और नाम भी है इसका पॉलन ट्यूब सेल, पॉलन ट्यूब सेल। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? तो ये आसान सा छोटा सा स्ट्रक्चर था हमारे पास, किसका? इसका, पॉलन ग्रेन का। क्लियर है? आगे चलते हैं और अब इसके अंदर क्या बात है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी देख लीजिए। पॉलिनेशन, अब क्योंकि इस पॉलन ग्रेन को बन के सिर्फ रहना थोड़ी है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन की लोकेशन तो याद है या भूल गए? लोकेशन भी इसकी बता दूं ताकि आपके जहन में पिक्चर हो कि हाँ भाई ये पॉलन ग्रेन होते कहाँ पर हैं। ये पॉलन ग्रेन, इसकी लोकेशन देखें। ये पॉलन ग्रेन फ्लावर में होते हैं। फ्लावर के कौन से पार्ट में? एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम के कौन से पार्ट में? स्टैमन में। स्टैमन के कौन से पार्ट में? एंथर में। एंथर के अंदर 4 पोर्शंस बने हुए हैं, स्पोरेंजियम्स, माइक्रो स्पोरेंजियम्स, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। 4 माइक्रो स्पोरेंजियम्स मौजूद होते हैं। ये उनके अंदर जो है वो क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है? ये पॉलन ग्रेन्स बनते किससे हैं? ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं माइक्रोस्पोर्स से। माइक्रोस्पोर किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट से बनते हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट कहाँ होते हैं? एंथर के जो 4 पोर्शन हैं, ये एंथर है, और इसके जो 4 पोर्शन हैं जिनको मैंने 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कहा है, इन्हीं के अंदर शुरू में ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स भरे हुए होते हैं। इन्हीं के अंदर बाद में ये माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं। इन्हीं के अंदर बाद में ये सारे माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। और जब ये चारों क्या है? ये किसका? ये क्या है? ये एंथर है। ये पूरा का पूरा एंथर जो है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो इसमें से पॉलन ग्रेन्स जो है वो निकलते हैं और रिलीज आउट हो जाते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं पॉलन ग्रेन्स? ये जाते हैं किसके पास? गाइनोशियम, यानी कि कार्पेल, और उसका जो पोर्शन है स्टिग्मा, उसके ऊपर जाके ये लैंड करते हैं। आगे फिर पॉलन ग्रेन का जो ये वेजिटेटिव सेल है या पॉलन ट्यूब सेल है, ये लंबा होता है और इससे पॉलन ट्यूब बनती है, और इसमें से स्पर्म्स खिसकते हुए नीचे जाते हैं ओव्यूल तक। ये डिटेल में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है भाई? तो मेरे ख्याल में मैंने सारी ही जो है वो सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन रह गया, फ्रूट फॉर्मेशन भी आपको बता दूँ कि ये ओवरी फ्रूट किसको कहते हैं? ओवरी जो होती है ये ही फूल के बाद में फ्रूट बन जाती है, और इस ओवरी के ऊपर क्या होता है? याद है? स्टाइल और स्टिग्मा, ये
हवा में उड़ जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। और इसके बाहर स्टेमन्स जो होते हैं वो भी उड़ जाते हैं हवा में, ड्राई आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाहर जो हैं वो क्या होते हैं, पेटल्स, जो कलर्ड पत्तियां होती हैं फूल की, वो भी हवा में उड़ जाती हैं। और उसके बाहर जो है वो सिपल्स मौजूद होते हैं, ये भी हवा में उड़ जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फ्लावर में, सिर्फ एक ओवरी बच जाती है, वही फूल के बड़ी होके क्या बन जाती है, वो फ्रूट बन जाती है। और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सीड मौजूद होता है। सीड पहले क्या था, ओव्यूल था। क्लियर हो गई ये बात। कुछ केसेस के अंदर जो सेपल्स हैं, यानी कि हरी पत्तियां हैं, कैलिक्स का जो कलेक्शन है सेपल्स, याद आया। कुछ फ्रूट्स के अंदर ये सेपल्स जो हैं वो अटैच हुए हुए रह जाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, या इसको जो हमारे पास बैंगन है, आप बैंगन को उठा के देखें तो नीचे आपको उसके नज़र आएंगे बाकायदा ये सेपल्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक पॉलिनेशन का है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, उसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे, और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन हो चुका, इसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया, वो भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आगे जाके सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये आपको थोड़ा सा थकाएगा। और जर्मिनेशन ऑफ सीड है, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन मौजूद है, और ये इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।